Let us see the next question. Consider following information. तो हमको एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे रखा है. नेम ऑफ द सिक्योरिटी एक्स एंड वाई, दोनों का फेस वैल्यू दे रखा है 10,000 रुपये और 10,000 रुपये. दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20% और 5%. रिडम्पशन पीरियड दे रखा है हमको 5 साल और 10 साल. डिस्काउंटिंग रेट है 25%. यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. There are 4 questions provided to us. Calculation of the P0, calculation of the duration. An investor wants an amount of rupees 10 lakhs at the end of the 5th year. You are required to advise that what amount he is supposed to invest today. Advise the investor how he should invest the amount calculated in the third part of the question. I request all of you to go through the question, please. Friends, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको रेडीमेड दे रखा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा दैट से आपको दोनों सिक्योरिटी का प्राइस फाइंड करना है. सिक्योरिटी एक्स का फेस वैल्यू है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%. तो 10,000 का 20% यानी 2,000 का इंटरेस्ट इनकम मिलेगा इन्वेस्टर को. ईयर 1 to ईयर 5. इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर का रिडम्पशन वैल्यू होगा 10,000 रुपये. नेट कैश फ्लोस उसको 25% से डिस्काउंट किया जाएगा, जो कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो वो P0 आ जाएगा एक्स का. वाई का सिमिलर कैलकुलेशन करना है हमको. ईयर 1 to ईयर 10 का इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा, नेट कैश फ्लो उसको डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो और उसके ऊपर से प्राइस का कैलकुलेशन. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा कि दोनों का ड्यूरेशन कैलकुलेट करो. तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा है फ्रेंड्स, वो प्रेजेंट वैल्यू को हमको P0 से डिवाइड करना है. तो प्रोपोर्शन मिल जाएगा हमको. प्रोपोर्शन को रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर से हमको ड्यूरेशन मिल जाएगा सिक्योरिटी एक्स का. वैसा का वैसा आंसर हमको वाई का करना है. अगेन प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा है, डिवाइड बाय P0. तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोपोर्शन मिल जाएगा. जो भी प्रोपोर्शन हमको मिल जाता है ना फ्रेंड्स, उसको रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे 1 2 3 ऐसा करके 10th ईयर तक, और ड्यूरेशन हमको मिल जाता है 6.1281 ईयर्स. थर्ड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, an investor wants 10 lakhs at the end of the 5th year. You are required to advise what amount he is supposed to invest today. So we understand that say maturity amount divided by 1 plus I raised to n. So 10 lakh divided by future value factor at 25% for 5th year. So this is the amount of the investment that say you should make. 3,27,675.47. Now fourth question जिसमें पूछा है advise the investor how he should invest the amount calculated in the third part of the question. तो basically friends over here we understand that उनको exactly 5th year के end में पैसा चाहिए, so he should split the amount to be invested in such a way so that the overall duration of the portfolio is exactly 5 years. Even though से यहाँ पे सिर्फ ये समझने के लिए क्वेश्चन है, दैट इज द रीजन से मैंने यहाँ पे एक आंसर दिया है. मैंने यहाँ पे आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग पूरा का पूरा एक्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो देखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय P0 ऑफ द सिक्योरिटी एक्स. तो इतने नंबर ऑफ एक्स का सिक्योरिटी बाय करेंगे और राउंड ऑफ किया हमने. तो अगर हम लोग इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास 5th ईयर के एंड में क्या आएगा, सो उसका मैंने कैलकुलेशन करके दिया है. Considering that the reinvestment rate continues to be 25%. तो पहले साल के इंटरनल कैश अक्रूवल को 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, फिर 3 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए. This is what we understand is the future value of the interest income. उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग नंबर ऑफ सिक्योरिटीज से मल्टीप्लाई करेंगे.
टू मेक द कैलकुलेशन दैट से आपको 5th ईयर के एंड में एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दैट से 37.86 की जगह 38 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है. सो यू आर एबल टू गेट दिस अगर री इन्वेस्टमेंट रेट एग्जैक्टली 25% रहेगा. ये सिर्फ समझाने के लिए, ऑफकोर्स ये ऑप्शन नंबर 1 हमको लिखना ही नहीं है, पर ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख के आपको बताया है. दूसरा ऑप्शन है जिसमें हम लोग सिक्योरिटी वाई में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो अगेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय P0 ऑफ द सिक्योरिटी वाई, तो इतना नंबर ऑफ सिक्योरिटी वाई परचेज करेंगे, तो राउंड ऑफ किया. नाउ दिस इज व्हाट्स द इंपॉर्टेंट computation of the cash flow at the end of the year 5 if investment is made only in security Y. तो देखो फर्स्ट ईयर का कैश अक्रूवल 4 साल के लिए कंपाउंड किया 115 सिक्योरिटी, सेकेंड ईयर का कैश अक्रूवल 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए. ये 5th ईयर का कैश अक्रूवल को कंपाउंड करने का जरूरत नहीं है. तो ये हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल से एट द एंड ऑफ द 5th ईयर. उसके अलावा से हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, उसके अलावा हमको मिलेगा से सेल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, सेल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द 5th ईयर. तो देखो 115 सिक्योरिटी हमने बेचा एंड दिस इज द प्राइस. ये प्राइस का कैलकुलेशन कैसे आया, देखो उसके लिए हमने क्या किया फ्रेंड्स, उसके लिए हमने P5 का कैलकुलेशन किया. वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द 5th ईयर. यानी कि 5th ईयर के एंड में अगर हम लोग सिक्योरिटी बेचेंगे तो हमारे लिए 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर और 10th ईयर, बट प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए ईयर 1 to ईयर 5. तो ये सारे कैश फ्लोज को हमने क्या किया, डिस्काउंट किया एंड दिस इज द प्राइस. So we understand that's over here. So this is the price that the prospective investor is ready to pay to me. So it is 4621.65. और अगेन हमको उसके आजू बाजू का फिगर मिल जाता है. पर एग्जामिनेशन में ना तो हमको ऑप्शन नंबर 1 लिखना है ना तो ऑप्शन नंबर 2 लिखना है, हमको सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही लिखना है. क्यों, क्योंकि एक्स का ड्यूरेशन और वाई का ड्यूरेशन जो है दोनों में से किसी एक का ड्यूरेशन 5 साल नहीं हो रहा है. वी अंडरस्टैंड दैट द एक्स का ड्यूरेशन कितना है, लेस देन 5 ईयर्स है, और वाई का ड्यूरेशन क्या है, मोर देन 5 ईयर्स है. इसलिए क्या करना है, वेटेड एवरेज करना है कि जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो एग्जैक्टली 5 साल हो जाए. सो वी अंडरस्टैंड दैट से एक्स का वेट आता है 0.4254 और वाई का ऑफकोर्स बैलेंसिंग फिगर दैट इज से 0.5746. अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसका हम लोग 42.54% करेंगे, उसको सिक्योरिटी एक्स में लगाएंगे. 57.46% करेंगे, उसको सिक्योरिटी वाई में लगाएंगे. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, डिवाइडेड बाय प्राइस करेंगे, उसके ऊपर से नंबर आ जाएगा. तो यहाँ पे हमने 16 किया और यहाँ पे हमने 66 किया. ऊपर वाला राउंड ऑफ में लेता हूँ जस्ट समझाने के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर नीचे वाला लेंगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना. अगर हम लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है. सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मैंने कैलकुलेट कर दिया है. फिर देखो हमने क्या किया, 16 सिक्योरिटी एक्स का बाई किया इंटू 2000, 6 से 6 वाई का बाई किया उसका 500. तो ये टोटल इंटरेस्ट इनकम मिला, उसको फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक कंपाउंड किया यूजिंग द 4 ईयर फैक्टर. 3 साल, 2 साल, 1 साल, ऐसा करके ग्रेजुअली क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स कम होता जाएगा. लास्ट ईयर में हमको इंटरेस्ट इनकम तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके वाला हमको क्या मिलेगा, सिक्योरिटी एक्स का रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा और सिक्योरिटी वाई का हमको सेल वैल्यू मिलेगा. सो अगेन दैट आंसर इज कमिंग वेरी नियर टू से 10 lakhs, वेरी 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 नियर टू 10 lakhs. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. फ्रेंड्स यहाँ पे 16.10 की जगह हमने 16 किया ना, उसकी वजह से थोड़ा वहां पे फर्क पड़ता है. सो दिस इज द वे, से दिस इज द ऑप्टिमम वे. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिर्फ इतना ही बताना है कि कौन से प्रपोर्शन में और कितना नंबर ऑफ सिक्योरिटीज. हाउ ही शुड मेक इन्वेस्टमेंट, दिस इज द वे द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड.
अगेन ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर हमने एक्स और वाई दोनों में इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा कैश फ्लोज कुछ ऐसा स्प्रेड होगा ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स क्यों फ्रेंड्स? ये जो 6th ईयर टू 10th ईयर है ना, उसको 5th ईयर में डिस्काउंट किया जाता है SP5। सिर्फ आपको समझाने के लिए, देखो सिक्योरिटी एक्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, सिक्योरिटी वाई में इन्वेस्टमेंट किया और दोनों के कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट किया। तो थोड़ा हम लोग लॉजिकली ऐसा समझ सकते हैं कि अगर वाई और एक्स कंबाइन करते हैं ना दोनों को, तो हमारा कैश फ्लो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड हो जाता है। इसलिए क्या होगा कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क और प्राइस रिस्क एक दूसरे के सामने ऑफसेट हो जाता है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ये वाला सिचुएशन है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स हमको, दैट से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में नीचे चला जाएगा ना, देन इन दैट केस हमको फ्यूचर वैल्यू इतना नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, दैट से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे हमको लॉस होगा और यहाँ पे हमको प्रॉफिट होगा, पर वो एग्जैक्टली एक दूसरे को ऑफसेट नहीं करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लॉस होगा, अगेन वो एग्जैक्टली एक दूसरे को ऑफसेट नहीं करेगा। पर अगर हमने दोनों में इन्वेस्टमेंट किया फ्रेंड्स, तो क्या होगा, इंपॉर्टेंटली से वो दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करेगा इस हिसाब से। सो दिस वाज एन एग्जांपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, और बहुत सारे कैलकुलेशन से इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रेडीमेड आंसर दे रखा है, सो दैट से वी कैन फोकस ओनली ऑन द वैल्यूज। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे हमारा आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, लेट्स से यूजिंग द डिस्काउंटिंग रेट 23%, या यूजिंग द डिस्काउंटिंग रेट 20%, या यूजिंग द डिस्काउंटिंग रेट 30%, कि फिफ्थ ईयर के एंड में ऑप्शन नंबर 1 में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 में क्या मिलेगा। ऐसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी लेंथी। बट जो भी हमने कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट किया ना, उसमें डेफिनेटली वी विल गेट एन इम्यूनाइजेशन, यानी कि ये जो दोनों रिस्क है ना, वो एक दूसरे के सामने सेट ऑफ हो जाए।